नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंद चक्रवर्ती। आप जानते हैं कि सरकार 3 अलग अलग बिल लेकर आई है कृषि पर, जिससे किसान मुक्त हो जाएंगे। किसान जो गरीब है हमारे देश में, जो आड़तियों के कब्जे में हैं, वो मुक्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और खुशहाल हो जाएंगे। उनको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। बड़ी बड़ी जो कंपनियां आएंगी उनसे खरीदने के लिए, वो भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे, क्योंकि हमको कम पैसा देना पड़ेगा। बीच के जो बिचौलिए हैं, आड़तिए हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है पूरे मार्केट पर, वो लोग सिर्फ हैं जो पिसेंगे। लेकिन सवाल फिर ये आता है कि इतने सारे किसान रोड पर क्यों आ गए हैं? क्यों आज इतने सारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन बिलों के खिलाफ? मैं इसका हिसाब खुद नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कृषि का जो मामला है इसको समझना किसी एक्सपर्ट के लिए पॉसिबल है, जो कृषि को बहुत सालों से समझ रहे हैं। ऐसे एक एक्सपर्ट है देवेंद्र शर्मा जी, और आज के इस एपिसोड में उन्हीं के साथ इन बिलों का हिसाब लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि देवेंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं, और मैं इनको इंट्रोड्यूस कैसे करूं, ये थोड़ा मुश्किल है इनको इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि ये पत्रकार रह चुके हैं। बहुत सारे सरकारों को इन्होंने एडवाइस किया है कि किस तरह से कृषि के लिए या किसानों के लिए या खेती को देश में बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। खैर, देवेंद्र शर्मा जी शायद सबसे पहले खुद ही बोलेंगे कि इनकी बात ज्यादातर सरकारों ने शायद सुनी नहीं होगी, नहीं तो आज तक हालात कुछ ठीक है। बेहतर होते। तो सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जी, मुझे आपसे ये पूछना है देवेंद्र जी, कि बहुत आसान तरीके से आप अगर हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि ये जो 3 बिल आए हैं, ये क्या है? किस तरीके से अभी तक कैसे चल रहा था खेती, और इससे क्या बदलेगा? मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए कि बिल क्या है, तो एक रिपोर्ट जो है सरकार की, वो उसका एक उसका आउटपुट था, वो मुझे लगता है कि हमें जानना बहुत जरूरी है। वो रिपोर्ट थी शांता कुमार कमेटी की। शांता कुमार कमेटी ने कही थी कि सिर्फ 6% किसानों को भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, और इसका मतलब ये हुआ कि 94% फार्मर्स जो थे वो मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, बाजार के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर ये बाजार इतने अच्छे होते, इतने एफिशिएंट होते, इतने बेनेवोलेंट होते, तो मुझे नहीं समझ आता कि एग्रीकल्चर क्राइसिस इतना भयंकर क्यों होता देश में। एक जिस बार देश मैं में आपको रोकूंगा इधर, क्योंकि बहुत लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ये भी नहीं जानते हैं, और उसका लॉ क्या है कि क्या जब मैं किसी चीज को मिनिमम कहता हूं या न्यूनतम कहता हूं, उससे लगता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। अ, ये तो जो इसको आपने जरा समझा दीजिए। ये बात आपने पूछी है, मैं इसलिए सोच रहा था कि अगर शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के संदर्भ में हम ये जानना शुरू करें कि एमएसपी होता, एपीएमसी क्या होता है, और क्यों किसान जो है सड़कों पर है, ये जानना जरूरी था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एमएसपी और एपीएमसी, एपीएमसी भी है एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत। मार्केट कमेटियां जो हैं वो एक रेगुलेटेड मंडीज बनाती हैं, उसके ऊपर उनका ऑपरेशन है। और ये एक्चुअली हुआ ये कि आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ, तो इन द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फैमिन, तो हम लोग जो थे नेशन, तो आप जानते हैं कि पीएल 480 की अंतर्गत भारत में अमेरिका से, कनाडा से ग्रेन जो आता था, फ्री राशन, फ्री ग्रेन आता था, सप्लाई जो थी। और बहुत प्रयास किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, लेकिन वो जो जो क्राइसिस था उसको एड्रेस नहीं कर पाए। लेकिन 1965 में सरकार ने यह सोचा कि हम क्यों ना किसानों को एक रेगुलेटेड मंडी दें, जहां पर कि वो आए, अपना प्रोड्यूस बेचें और लाइसेंस ट्रेडर। लेकिन उसमें एक एडवांटेज उन्होंने सोचा, वो जो जो कारण था सोचने का, वो ये था कि ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली जो ट्रेड है, वो जो बिचौलिए हैं या गांव में या बाहर जहां भी कमीशन वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को, तो उसको उससे बचाने के लिए उन्होंने एपीएमसी का गठन किया। और उस समय क्योंकि आप जानते हैं हरित क्रांति की टेक्नोलॉजी आ रही थी, आ चुकी थी ये कह लीजिए, तो उस समय उन्होंने देखा कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पैदावार ज्यादा बढ़ती है, तो उस समय जब हार्वेस्ट पे, हम जानते हैं किसी भी हार्वेस्ट के टाइम पर प्राइसेस क्रैश करते हैं,
तो उस प्राइसेस क्रैश का मतलब ये हुआ कि जब किसान अच्छी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेगा, प्राइसेस क्रैश करेंगे तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा अगले साल फिर वो फसल दोबारा लगाने का। तो ये अश्योर करने के लिए कि उसके पास एक इंसेंटिव रहे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गठन किया गया। प्राइसेस एमएसपी इसलिए का क्रैश करती हैं क्या कि बहुत सारा एक साथ क्रॉप या फसल मार्केट में आ जाता है, किसान को बेचना पड़ता है क्योंकि वो तो खुद स्टोर नहीं कर पाते, स्टोर भी करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, उनको बेचना ही पड़ता है। लेकिन सारा मार्केट में एक साथ नहीं बेचा जा सकता, तो जो खरीदने वाले हैं वो उसको स्टोर करते हैं और कहते हैं कि भाई हम इतना ही देंगे, इसलिए प्राइसेस क्रैश करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब भी हार्वेस्ट आएगा, सारी आप देखें ना देश में कितना एरिया होता है एक पर्टिकुलर क्रॉप के, और जब वो मार्केट में आएगा इतना ओवरफ्लो होगा तो प्राइसेस ऑब्वियसली नीचे जाएंगे और ट्रेड जो है अपनी मनमानी से प्राइस देती है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये सारे मतलब अगर आप कुछ पुराना हिस्ट्री देख लें तो उसमें ये होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जब उन्होंने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गठन किया और उसके लिए एक एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन का गठन किया जिसका नाम बदल गया है, CACP कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और उसका दायित्व ये था कि वो वर्कआउट करेगा कि क्या मिनिमम सपोर्ट होना चाहिए। अब वो देखिए इंटरेस्टिंग ये था कि पहले प्राइवेट ट्रेड खरीदेगी, जब किसान मंडी में लेके आया अपना प्रोड्यूस, पहले प्राइवेट ट्रेड खरीदेगी और वो अगर अच्छा दाम दे रही है तो ठीक है, लेकिन जब वो MSP से कोई खरीदने को तैयार नहीं है तब सरकार एंटर करती है मंडी में और वो किसान से खरीदती है। और साथ में FCI का गठन हुआ उसके बाद, ताकि वो जो इतना वॉल्यूम जो है जो आएगा मंडी में उसको मॉप अप करना कोई आसान बात नहीं है। तो मैंने एक चीज सुना था देवेंद्र जी कि अगर कोई किसान अपना फसल लेकर मंडी में आए तो FCI को वो खरीदना ही है। अगर वो कहे कि हम आपको ही बेचना चाहते हैं तो वो खरीदना ही होगा, मतलब APMC को खरीदना, वो नहीं कह सकती हम नहीं खरीदेंगे। क्या ये सही है? देखिए ये बिल्कुल ठीक है, 2 फसलों के लिए सिर्फ गेहूं और धान के लिए ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट कहते हैं, ये उसी समय से चलती आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें पैडी और व्हीट यानी स्टेपल फूड की बहुत रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी। तो हमने उस पर प्रोत्साहन देने के लिए या ये देखने के लिए कि उसमें कोई कमी ना आए, हमने ये कहा, सरकार ने ये कहा कि जो भी व्हीट और पैडी मार्केट में आएगी और कोई उससे अगर MSP से ज्यादा नहीं उसको कोई प्राइस देता है तो सरकार वचनबद्ध है कि उसको खरीदेगी। और ये सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है, स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा में, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा वाज द फूड बाउल ऑफ द कंट्री। यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट हुआ था और यहीं पर वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था जिसके तहत ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई। तो जब हम कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक बात यह है कि जैसे अगर मैं कोई छोटा किसान हूं, मैं बिल्कुल सबसे पहले दर्शकों को और आपको भी कह देता हूं कि मुझे कृषि के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मतलब खेत अगर मैं जानता हूं तो किसी का फार्म हाउस देखा है जहाँ पे छोटा मोटा थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग के लिए खेतों में गया हुआ हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर किसी को APMC मार्केट के पास जाना है, जो मंडी है, कोई छोटा किसान है, तो क्या उनके पास इतना पैसा होता है कि वो जो फसल है उसको गाड़ी में लाद कर ले जा सकते हैं, या ज्यादातर वो उनको फसल किसी बिचौलिए को या किसी को तभी बेचना पड़ता है, वहीं पर बेचना पड़ता है क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट करने का पैसा नहीं है? क्या ज्यादातर होता है हमारे? देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सरकारें समझ पाई और इसीलिए हमने देखा कि पंजाब में एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क विलेज लिंक रोड्स का बनाया गया, क्योंकि ये था कि गांव भी हैं और मंडियां भी हैं और किसान इतना प्रोड्यूस करते हैं गांव में लेकिन ले जाने के लिए उनके पास प्रॉब्लम थी। तो पहले तो सड़कों की प्रॉब्लम थी, वो सड़कों का नेटवर्क बनाया गया है और उससे क्या हुआ कि कुछ किसान जो खुद नहीं लेके जा सकते हैं वो किसी से जो भी इक्विपमेंट है वो बोरो कर लेते हैं, किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली ले लिया या अपने बैलगाड़ी पे ले गए, ये सब होता है। लेकिन या कुछ पूल कर लेते हैं कि भाई मेरी भी तुम ले जाओ, ऐसा कुछ करके। लेकिन ये कहने का सरकार ने नेटवर्क बनाया और वो जो नेटवर्क है आज पंजाब में इतना इस्टेब्लिश हो चुका, उससे बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है ओवर द ईयर्स और वो जो नेटवर्क है वो मंडियों से जुड़ा हुआ। अभी तकरीबन आप देखें पंजाब में नॉर्मल सीजन में 1840 मंडियां, परचेज सेंटर या सब यार्ड्स जो है वो ऑपरेट करते हैं और इसी तरीके से हरियाणा में कुछ कम होंगे लेकिन मतलब रेशियो वही है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है पिछले 5-6 दशकों में, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी स्टेट्स में नहीं बिल्ड हो पाया
और यही कारण है कि सिवाय मध्य प्रदेश ने भी कुछ इंप्रूवमेंट की है, लेकिन ये नहीं बिल्डअप हो पाया। इसलिए हम देखते हैं कि बाकी स्टेट्स में एमएसपी जो है वो किसानों को नहीं मिलता, क्योंकि एमएसपी तभी मिलेगा जब आप मंडी में अपना प्रोड्यूस लेके आते हैं और तब आपको एमएसपी मिलेगा। तो बाकी जगह मंडियां नहीं थी और साथ में अगर उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं था, तो किसान क्या करता, वो मार्केट्स पे डिपेंडेंट था। देवेंद्र जी, तो अगर मैं देखूं कि क्या प्रॉब्लम सरकार को सॉल्व करना था, वो प्रॉब्लम एक्चुअली एपीएमसी का नहीं है। प्रॉब्लम है कि किसानों के पास पंजाब, हरियाणा और थोड़ा बहुत जो आपने मध्य प्रदेश कहा, ये छोड़कर बाकी जगह पर मंडी का एक्सेस नहीं है। वो मंडी तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर एपीएमसी, जहां पे न्यूनतम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, और अगर न्यूनतम सपोर्ट प्राइस बाकी जो 23 आपने कहा था क्रॉप, मुझे याद है, शायद एक बार मैंने आपसे बात की थी कि 23 क्रॉप है जिन पर एमएसपी कहा जाता है कि इतना कम से कम सरकार देगी अगर ओपन मार्केट में आप बेच नहीं पाए, लेकिन वो प्रोक्योर करती नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि वो खरीदेगी। अगर 23 के 23 जो एमएसपी वाले हैं उसमें सरकार कहे कि अगर आप मार्केट में नहीं बेच पाएंगे ओपन, तो हम खरीद लेंगे। एपीएमसी, जैसे आपने कहा, 1800 से ज्यादा ऐसे मंडियां पंजाब में हैं जो काम करती हैं इन सीजन में। ऐसे अगर बाकी स्टेट में होते तो क्या आज ये प्रॉब्लम होता? देखिए, ये इस बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी बात का जो आप देख रहे हैं गुस्सा किसानों में है, जो सड़कों पर आज किसान बैठे हैं। इसको समझने के लिए एक तो जो है एमएसपी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 23 फसलों पे हर साल एमएसपी अनाउंस होता है, लेकिन खरीद जो है वो तकरीबन दो फसलों की होती है। थोड़ा बहुत कॉटन और बाकी कुछ पल्सेस या कभी सोयाबीन हो गया, ऐसे होता है प्रोक्योरमेंट देश में है। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में कुछ जगह, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ऐसे अलग अलग जगह पे मंडियां बनी है। मुझे याद है सीआईआई ने एक बार ये कहा था कि 3.5 स्टेट्स में मंडियां हैं भारत में। आई थिंक इट गिव्स ए गुड, सारे जितने भी देश में प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें से सिर्फ 3.5, आई थिंक इट गिव्स ए आइडिया कि भाई कितनी मंडियां हैं देश में, कितने व्यापक हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि देश में 7,000 मंडियां हैं एपीएमसी के तकरीबन, और जैसा एसीपी ने खुद कहा है कि अगर हमें 5 किलोमीटर रेडियस पे एक मंडी बनानी हो तो हमें 42,000 मंडियां चाहिए देश में। और यही हमारे अब स्वामीनाथन कमीशन ने भी जोर दिया है कि भाई मंडियों का विस्तार करने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये आपने कहा बिल्कुल बात ठीक है, अगर ये हमने विस्तार किया होता मंडियों का, और साथ में एमएसपी जो आपने कहा कि 23 फसलों पे अनाउंस होता है, हमने ये अनिवार्य कर दिया होता कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, उसके ऊपर ही ट्रेडिंग होगी, जो सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया है। तो मेरा मानना है कि जो 23 फसलें हैं जिसके ऊपर अनाउंस होता है, ये 80% जो कंट्री का ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसको कवर करती है। अगर 80% एरिया जो ग्रॉस क्रॉप एरिया वो अगर 23 फसलों के माध्यम से कवर हो जाता है, तो किसानों को आप देखिए कितनी इनकम, उनके एडिशनल इनकम उनके हाथ में जानी थी, जो उनका अधिकार है, जो राइटफुल इनकम उनके हाथ। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये उपलब्ध नहीं है, ये स्ट्रक्चर या ये सिस्टम, तो किसानों को हर जगह पे हम देख रहे हैं 20, 30, 40% जो है उससे एमएसपी से कम दाम मिलते हैं। सिवाय व्हीट एंड पैडी में पंजाब एंड हरियाणा में या जो बाकी जगह पे प्रोक्योरमेंट होती है, वहां उनको कम से कम जो एमएसपी है वो मिलता है। मैं अगर एक और चीज आपसे पूछूं कि जब बहुत सारे, जिनको मैं पिंक पेपर पंडित कहता हूं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कॉलम लिखते हैं सारे हमारे बिजनेस न्यूज़पेपर में, और वो किसानों को बहुत एडवाइस देते हैं कि आपको इस तरीके से ग्रो करना चाहिए। शायद उन्होंने खुद कभी किसी खेत में कभी गए नहीं है, उनको कोई आइडिया नहीं है किसी चीज का, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया है कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है किसानों की, खेती का। एक आपने कहा कि कोई इंसेंटिव अगर आपके पास नहीं हो, जैसे हम देखते हैं हर साल एक क्रॉप का दाम क्रैश कर जाता है, तो उसी साल किसान उसको सोइंग कम कर देता है, क्योंकि उनको वो बेच नहीं पाएंगे, तो वो नहीं उगाते उसको अगले साल। ये जो अनसर्टेनिटी एक तरफ है, दूसरा है कि साइकिल जो है, जैसे आप ये लोग कहते हैं कि प्राइस जो है मार्केट लिंक्ड प्राइस होना चाहिए। किसान को अगर डिमांड है किसी चीज का तो उसका पैसा मिलेगा, अगर डिमांड नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से इनके दिमाग में आइडिया है, जैसे कि गाड़ी बनाने का हो। गाड़ी जो बनाता है वो हर महीने 1 लाख बनाता होगा, और अगर डिमांड कम हो जाए तब कम कर देता होगा। किसान तो 2 सीजन में बनाता है या 3 सीजन में जो भी उगाता है, उनको तो तभी उगाना है। एक बार अगर कर दिया तो उसके बाद 2-3 महीने तक वेट करके जो निकलेगा वो निकलेगा।
उनके पास कंट्रोल नहीं है कि वो सप्लाई इस तरीके से रोक सके कि डिमांड कम हो गया तो मैं सप्लाई तभी बंद कर दूंगा। तो क्या जो लोग इंडस्ट्री और मार्केट की सोच लाते किसानों की या एग्रीकल्चर में, क्या वो सही लगता है आपको? आप एक्सपीरियंस है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों से ये रहा कि एक लॉबी है, एक मार्केट इकोनॉमिस्ट की लॉबी है, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के माध्यम से शुरू होती है या ब्रोकरिंग एजेंसीज हैं, या हमारे जो मीडिया में एक जो सोच है वो भी मार्केट ओरिएंटेड है, और हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट इज द बेस्ट जज। जो आपने एग्जांपल दिया है कार का, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। कार वाला जब प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर जो कार का है, वो जब अपनी कार लेके आता है तो प्राइस वो खुद डिसाइड करता है। जब वो प्राइस खुद डिसाइड करता है तो उस प्राइस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वही प्राइस पे आपको खरीदना है, कम ज्यादा जो भी है। ये तो बड़ी क्लियर बात है। लेकिन किसान तो कभी प्राइस नहीं डिसाइड कर पाएगा ना अपना। ये भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी नहीं डिसाइड कर पाता है, यूरोप में भी वो डिसाइड नहीं कर पाता है। तो ये मार्केट्स की जो ये सिचुएशन है एग्रीकल्चर में, वो ऑपरेट नहीं करती है। हमें समझना ये है कि हमें जैसे आप और हम, या जो हमारे जो सीनियर पत्रकार जो हैं, जो बड़े अच्छे आइडियाज देते हैं किसानों को, अपने आप तो वो एक अश्योर्ड इनकम लेते हैं, और किसान को बोलते हैं कि आप मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करिए। ये मैंने हर जगह कहा है कि हमारे देश में मुझे एक इकोनॉमिस्ट बता दीजिए जो कि मार्केट के ऊपर अपनी सैलरी जो है उसकी वो उस पर डिपेंडेंट है। खुद तो अश्योर्ड इनकम, किसान को ये बोलते हैं कि मार्केट और डिमांड सप्लाई मार्केट में जो है उसके ऊपर आप डिपेंड करिए। ये जो वोलेटिलिटी ऑफ मार्केट्स है, दैट इज द रीजन व्हाई फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड। एक और चीज होता है, एक और चीज, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, एक और चीज होता है, जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल ले ले, 2 महीने गाड़ी नहीं बिकेगी तो यही लोग जो हैं बिजनेस न्यूज वाले जो कॉलम लिखते हैं या जो इकोनॉमिस्ट पब्लिक में बात करते हैं, वो कहेंगे कि कोई आप टैक्स काट दीजिए, इनको कोई इंसेंटिव दीजिए, इनको कहीं पे आप खरीदिए या कंज्यूमर को हेल्प कीजिए। 2 महीने के अंदर किसान के लिए बोलने के लिए इनको बहुत देर तक रुकना पड़ता है। कहते हैं एमएसपी मत बढ़ाइए क्योंकि नहीं तो चीजों के दाम बढ़ जाए। अभी भी ये कहा जा रहा है कि साहब, जैसा आपने कहा कि 23 फसलों में हम कह रहे हैं कि, या किसान भी कह रहे हैं कि उसको लीगलाइज कर दीजिए, किसान के लिए वो लीगल राइट बना दीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि साहब आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, वेयर इज द मनी? ये सवाल उठाया जाता है कि किसानों के लिए पैसा कहां से आएगा। मैं ये कहता हूं कि जब आप कॉर्पोरेट्स के लिए पैसा देते हैं, मैंने कभी नहीं देखा इन इकोनॉमिस्ट को बोलते हुए कि पैसा कहां से आएगा। मैं एक डाटा आपके समक्ष रखना चाहता हूं आनंद जी। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 और 2019 के बीच में, उसके बाद का हम पीरियड देखें तो उस पीरियड में एक इम्पेयर्ड एसेट करके इन्होंने टर्म दी है जो मैं नहीं जानता था पहले। उसमें कहते हैं 16.88 लाख करोड़ इज द इम्पेयर्ड एसेट ऑफ द बैंक्स, व्हिच मींस 7.7 लाख करोड़ जो है वो तो राइट ऑफ किया, जो एनपीए जो राइट ऑफ कर दिया है, जो बैड डेट था वो राइट ऑफ कर दिया। बाकी जो है 9 लाख करोड़ जो है रफली या उसके आसपास जो है वो, दैट इज द आउटस्टैंडिंग एनपीए, जो भी हम वो जानते हैं हम अगले कुछ सालों में वो राइट ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब है 16.88 लाख करोड़ के लिए कभी मैंने कहीं रिपोर्ट नहीं देखी कि साहब ये क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर देश फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा या बर्डन आएगा या एक्सचेकर की जेब से जाएगा, ये बातें नहीं होती हैं। लेकिन किसान का अगर छोटा सा भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें या उसको हम सब्सिडी दें, जिसको ये कहते हैं, मैं तो उसको इंसेंटिव कहता हूं, और ये फिर मैसेज देते हैं कि साहब ये इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन, ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो जब लोन वेवर की बात भी होती है तो कहा जाता है वेव दी वेवर करके शो आते हैं कि किसानों के लोनों को टच नहीं करना चाहिए, उनको हम नहीं वेव करना चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट के जब राइट ऑफ होते हैं तब ऐसी कहीं आप देखेंगे डिबेट नहीं होती है। तो एक ये लॉबी है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ऐसे आइडियाज को प्रमोट करता है। लेकिन जो जरूरत है, 60 करोड़ किसान आज भारत में या उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आफ्टर ऑल 50% पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है। मेरा ये मानना है कि अगर उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो आप देखिए कितनी डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल दैट मनी विल फ्लो इनटू द मार्केट्स। कितनी डिमांड क्रिएट होगी, और जितनी डिमांड क्रिएट होगी हमारी जो ग्रोथ है वो किस किस गति से दौड़ेगी। तो ये समझते नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये लिखा नहीं है। टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि आपको किसानों को खेती से, एग्रीकल्चर से लोगों को निकालकर शहर में लाना है। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है। और एक हमारे पूर्व गवर्नर थे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनकी एक इंटरव्यू मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि द बेस्ट रिफॉर्म्स वुड बी व्हेन वी आर एबल टू पुश फार्मर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ब्रिंग देम इनटू द सिटीज, बिकॉज सिटीज नीड चीप लेबर। यानी दिहाड़ी मजदूर, ये अगर हम खेती को खत्म करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी सोच को बदलना पड़ेगा। और ये जो रिवर्स माइग्रेशन हमने देखी है, जिस गति से हुई है या जिस लेवल पे हुई है, 8 करोड़ लोग एस्टिमेटेड हैं जो वापस गए हैं अपने अपने घरों में। 8 करोड़ लोग, मेरा ये मानना है कि वो इकोनॉमिक डिजाइन जो है
उसी को रिवर्स करना पड़ेगा, ना कि हम कहें कि भाई अब उनको वापस शहर में दोबारा लेकर आए। एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल बनाना आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सरकार कह रही है कि हम तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसान को एपीएमसी का जो एक तरीके का एपीएमसी ने गुलाम बना रखा है किसान को, आड़तियों ने गुलाम बना रखा है किसान को, उनको तोड़कर हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐसा कर रहे हैं किसान किसी को भी बेच सकता है। पहली बात है, आड़तियों का जो कंट्रोल है, हम सब जानते हैं कि आड़तियों का कंट्रोल है, लेकिन उनका एक सोशल रोल भी वहां पे है। जैसे हम कल बात कर रहे थे इस पर, आपसे मैं जब पूछ रहा था इंटरव्यू के बारे में, लेकिन एक और, क्या आड़तियों को ऐसे ही हटा दिया जा सकता है? क्या कोई बड़ा कंपनी आकर वहां पर अपना सिस्टम प्रोक्योर का करने का सिस्टम लगाएगा जो कि किसानों के लिए अच्छा है? कहीं पे दुनिया में कहीं पे हुआ है ऐसा? देखिए, आपने ये जो बात कही है, इसके लिए मैंने शुरू में जो बात कही थी आपसे शांता कुमार कमेटी की, वो मैंने इसलिए वो रिपोर्ट मैंने उसका ये पॉइंट रखा था, क्योंकि अगर 6% किसानों को मात्र एमएसपी मिलता है, तो जो मेजॉरिटी हमारी 94% है, वो तो मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। जिसको हम कहते हैं कि क्लचेस में है ये, तो 94% तो क्लचेस में नहीं थे, वो तो अपना प्रोड्यूस मार्केट में बेच रहे थे। और मेरा सिर्फ आपसे ये आग्रह है, और किसी के लिए भी ये देखने की जरूरत है कि अगर ये इतना अच्छा मार्केट्स ऑपरेट कर रही होती, तो किसान दुविधा में नहीं होते, किसान संकट में आज नहीं होते। अब एक छोटा सा मैं आपको एक स्टडी का वो करूंगा आपके सामने पेश। 2000 और सन 2000 और 2016-17 के बीच में एक ओईसीडी की स्टडी इक्रियार के साथ आती है। वो ये कहती है कि किसानों को 16 साल में भारत में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मार्केट्स तो ऑपरेट कर रही थी, 94% फार्मर्स तो मार्केट पे डिपेंडेंट थे। तो ये 45 लाख करोड़ रुपए की कभी हमने चर्चा ही नहीं सुनी देश में, ना तो किसी टेलीविजन ने की है, और ना यही जो आजकल के इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे अखबारों में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी उस बात की चर्चा की है। तो ये तो एक भ्रम फैलाया गया है कि ऐसा नहीं होता था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो बाहर से जो या फ्री मार्केट्स को आप लेके आ रहे हैं, तो बाहर को भी आपको देखना पड़ेगा, जहां से हमने ये कट एंड पेस्ट किया मॉडल अमेरिका से, वहां पर क्या सिचुएशन है। आज अमेरिका में ये हाल है आनंद जी कि अमेरिका में 7 दशक हो चुके हैं फ्री मार्केट्स को ऑपरेट करते हुए एग्रीकल्चर में। उनके चीफ इकोनॉमिस्ट जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, ही हैज सेड कि सिंस 1960s the farm incomes in America have been on a steep decline। और इसका मैं एक आपको मैसेज देता हूं कि पिछले 10 सालों में तकरीबन जो इनकम है 50% पॉपुलेशन की, वो नेगेटिव में चल रही है। और जो रूरल एरियाज में सुसाइड है वो 50%, यानी एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट 45% ज्यादा है अर्बन एरियाज से। और आज जो बैंक्रप्सी खड़ी है किसानों के सिर पर वहां पर, दैट इज $425 बिलियन। और इससे आपको ये पता चलता है कि जिस देश से हम ये लेके आ रहे हैं, बड़े यहाँ एक मैसेज दिया जा रहा है कि साहब ये बड़ा इफेक्टिव होगा भारत में, वहीं पर जो है इट हैज फेल्ड द फार्मर्स। और दूसरी बात ये देखिए कि अगर ये मार्केट्स इफेक्टिव होती, तो आप मानेंगे कि कोई कंट्री एग्रीकल्चर में सब्सिडीज नहीं पंप करना चाहती। बिल्कुल। और जब भी जो मिनिस्ट्रियल की बात होती है, तो हर बार ये दुनिया भर में एक इशू होता है, खड़ा होता है, सब अखबारों में छपता है कि रिच कंट्रीज अपनी सब्सिडीज को नहीं छोड़ रही है। अभी रिच कंट्रीज की बात देख लीजिए। ओईसीडी जो कंट्रीज हैं, जिन 37 कंट्रीज का जो ग्रुप है, वो जो है 2018 का लेटेस्ट डाटा है, $246 बिलियन की सब्सिडी वो एग्रीकल्चर में पंप इन करता है हर साल। यूरोप में ही $100 बिलियन की सब्सिडी हर साल जाती है। 50% जाती है एज डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर, जिसमें प्राइस सपोर्ट भी है, इंश्योरेंस भी है, ऐसी बातें भी हैं। 50%। और अगर ये सब्सिडीज को आप हटा लेते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक अनटैड इंडिया ने एक स्टडी की थी 2007 में कि डब्ल्यूटीओ की भाषा में जब हम कहते हैं ना ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, यानी जिसको हम नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज कहते हैं, अगर ये विड्रॉ कर ली जाए आनंद जी, तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 40% गिर जाता है। यानी मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एग्रीकल्चर उनका सब्सिडीज पे नहीं टिका हुआ है, इवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो सब्सिडी पे टिका हुआ है, जिसको हम एफिशिएंट कहते हैं, जिसको हम मार्केट एफिशिएंसीज के क्राइटेरिया में गिनते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि क्या उतना इंसेंटिव या सब्सिडीज जो है, क्या हम पंप इन कर पाएंगे जब ये कॉर्पोरेट्स आएंगे। दूसरी बात, अमेरिका में एक जो रोनाल्ड रीगन के टाइम पर एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब थे, जिन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट, और यही अमेरिका हुआ। अभी जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के डोनाल्ड ट्रंप के एरा में, उन्होंने भी कहा है इन अमेरिका द बिग गेट बिगर, द स्मॉलर गो आउट। एंड दिस इज नॉट व्हाट हैपेंड ओनली इन अमेरिका, यूरोप में भी ऐसा हुआ।
कि छोटे किसान बाहर, कॉर्पोरेट्स ने ओवर, एग्री बिजनेस, बिग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उन्होंने टेक ओवर किया। इंडिया में भी मेरा मानना है कि वी आर इनवाइटिंग द सेम बिग बिजनेस कंपनीज टू कम इनटू इंडिया, बिग बिजनेस टू कम इनटू इंडिया, और यहाँ पर भी आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर, अंडरलाइंग मैसेज इज गेट बिग और गेट आउट। और यही हमारा नीति आयोग, यही हमारे अलग देश के अलग इकोनॉमिस्ट पिछले दशक से कहते हैं, एक दशक से कहते आ रहे हैं कि किसानों को खेती से निकाला जाए, और हमें जब तक हम पॉपुलेशन कम नहीं करेंगे खेती पे, तब तक उनकी इनकम डबल नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब है ये जो सोच है, यही हम प्रोलिफरेट कर रहे हैं थ्रू दिस 3 फार्म बिल्स। और आखिर एक सवाल, मैंने आपको बहुत टाइम ले गया, आखिर एक सवाल, बात किया जाता है हर जगह कि सरकार को इकोनॉमी से हट जाना चाहिए, है ना। सरकार, मेरा मानना है कि कृषि में तो सरकार था ही नहीं। कृषि तो एक प्राइवेट सेक्टर, सबसे बड़ा शायद हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर है। किसान तो सब प्राइवेट है। इनको आप ऑपरेट करने के लिए जो आप कर रहे थे, वो सिर्फ एक ही चीज है कि आप कह रहे थे कि एपीएमसी के थ्रू हम इनको न्यूनतम सपोर्ट प्राइस देंगे, बस इतना ही सरकार का रोल था। इसी से सरकार भागना चाहती है। लेकिन आप यही अगर पेट्रोल में देखेंगे, वहां पर सरकार जो है एक तरीके का मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारे रिफाइनरीज को गारंटी करती है। क्योंकि आप अगर देखें, पेट्रोलियम में ट्रेड पैरिटी प्राइस दिया जाता है। ये नहीं कि आपका यहाँ पे कितना खर्चा है पेट्रोलियम बनाने में, ये है कि आप अगर एक्सपोर्ट करते या इंपोर्ट करते उसमें कितना खर्चा होता है। यही देकर एक तरीके का प्रोटेक्शन। इस पर कभी भी एक भी इकोनॉमी सवाल नहीं उठाते। ये नहीं कहते कि सरकार को पेट्रोलियम से हट जाना चाहिए, वो कहते हैं पेट्रोलियम से हटना चाहिए कि वो एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि ट्रेड पैरिटी प्राइस हटा दीजिए, आप कंपीट करने दीजिए ना। ट्रेड पैरिटी प्राइस क्यों है पेट्रोलियम में? क्यों है कि हर एक रिफाइनरी को उतना ही पैसा मिलेगा जितना इंपोर्ट करने में लगता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर मैं कोका कोला अमेरिका में खरीदता एक कैन, तो मुझे 75 रुपए देने पड़ते इंडियन प्राइस का, वही मैं यहाँ पे 25 में खरीद रहा हूँ। क्यों नहीं कहते कि कोका कोला को भी यहाँ पे ट्रेड पैरिटी प्राइस में ही बेचना पड़ेगा? तो पेट्रोलियम जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे देश के, जो वहां पर एक तरीके का गारंटीड रिटर्न दिया जा रहा है ना। लेकिन अगर किसानों को दिया जाए तो उसको कहा जाएगा कि सरकार आ गई है बीच में। ये बात आपने जो रखी है, अगर ये हमारे देश में ब्रॉडर चर्चा में आ जाए, तो मैं कहता हूं कि बहुत सारी हमारी जो नीतियां हैं उन पे शायद सवाल खड़े होंगे, और शायद लोग जानना चाहेंगे कि ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है इस बड़े लार्ज सेक्शन के साथ। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ये बात उठाई है। और अगर ये किसानों को समझ आ गया, तो मैं कहता हूं कि वो देखिए हर जगह पे इस बात का उदाहरण रखेंगे कि हमारे साथ ये जो है डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है। अब आपने जो बात कही है कितनी कितनी महत्वपूर्ण है कि जब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था किसानों का उस पीरियड में, तो क्या हम उनको जो पैरिटी नॉर्म से क्या हम वो इनकम अश्योर नहीं कर सकते थे जो उनको मिलनी चाहिए थी? क्योंकि ओईसीडी रिपोर्ट ये कहती है कि 15% उनको दाम कम मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो अगर जैसे आपने पेट्रोल में कहा कि सरकार एक गारंटी खड़ी होती है उसके पीछे, तो इसमें क्यों नहीं वो एक गारंटी दे सकती कि भाई हम आपका जो भी लॉस है वो भरपाई करेंगे? और ये नहीं होता है। और अभी भी जैसे आपने कहा कि पीछे हटना चाहती हैं सरकारें, मेरा मानना है सर कि इसमें 3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो एपीएमसी के अंदर ठीक है, बहुत ओवर द इयर्स कई खामियां हैं उसके अंदर, उसको रिफॉर्म करिए, एपीएमसी सिस्टम को भी, उसका स्ट्रक्चर जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा हमें यह है कि 7000 मंडियां अभी एग्जिस्ट करती हैं तकरीबन, हमें चाहिए 42,000 मंडियां, हमें वो इन्वेस्टमेंट जो है उस रेट पे बढ़ानी चाहिए। तीसरा हमें एमएसपी, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं एमएसपी की बात करने से पहले कि अभी एग्री बिजनेस हो, बाजार जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बाजार हो, सरकार हो, इकोनॉमिस्ट हो, और ये जो मीडिया में जो हमारे मीडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो या एंकर्स हैं या ये राइटर्स हैं, ये भी ये कहते हैं कि किसान को इससे ज्यादा, जब ये फार्म बिल्स अपनी जगह पे आ जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो किसान को ज्यादा दाम मिलेगा। ज्यादा दाम किससे मिलेगा? एमएसपी से मिलेगा। तो मेरा कहना है कि जब आप सभी ज्यादा दाम देने को तैयार हो, तो क्या दिक्कत है कि आप फिर ये कहते हैं साहब कि ये जो बर्डन है सरकार के ऊपर कई लाखों करोड़ का हो जाएगा अगर एमएसपी को लीगल इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाए। मेरा कहना कि आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं। जब आप ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं तो बर्डन सरकार पे तो नहीं आएगा ना, फिर तो आप ही लेने को। फिर क्या दिक्कत है कि आप एमएसपी को एक लीगल अधिकार बना दीजिए। और अगर वो लीगल अधिकार बनाते हैं तो मेरा मानना है सर कि देश में जो प्रधानमंत्री का विजन है सबका साथ सबका विकास, उसका रास्ता वहीं से होकर जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, मैंने आपका बहुत टाइम लिया आज। आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, नमस्कार।